सरकार के किसानों की आय बढ़ाने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बहुत जल्द ही ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों की 100 किस्मों को सरकार लॉन्च भी करेगी। उन्होंने माइक्रो इरिगेशन पर जोर देते हुए कहा कि खेती में पानी की हर बूंद का महत्व है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर दलहन और बांस के मुद्दे पर। उसके लिए हमारे साथ होंगे फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बेलदेवा और महाराष्ट्र एग्री प्राइस कमीशन के चेयरपर्सन पाशा पटेल। लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं आपसे कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कहा। खाने का सामान तो किसान ही उगाता है। अन्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो। और प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो 10 साल से निरंतर काम कर रहे हैं। किसान की आय बढ़ाने का। हम आत्मनिर्भर हो, चाहे वो अन्न हो या बाकी खाने की वस्तुएं, उस पे उसके लिए भी प्रयत्न जारी है। और हमारी रणनीति है कृषि और किसानों के कल्याण के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, और एक संकल्प और है, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और ये होगा। कठिन है, असंभव नहीं है। इसलिए हमारी रणनीति है नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, उसके लिए उन्नत बीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत बीजों की 100 नई वैरायटी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आईसीआर लगातार उसमें काम कर रहा है। उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, तब प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके लिए निरंतर काम जारी है। तो उत्पादन की लागत घटाने के कई तरीके, टेक्नोलॉजी एक है। तीसरी चीज है उत्पादन के ठीक दाम देना, किसान को सही दाम मिले। इसलिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसपी में लगातार वृद्धि और एमएसपी पर खरीदी वो लगातार जारी है। और चौथा, नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना प्राकृतिक आपदा में। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कभी वर्षा नहीं तो कभी इतनी वर्षा कि बाढ़ तबाही ला देती है। जो माइक्रो इरिगेशन में महाराष्ट्र काम कर रहा है वो भी अद्भुत है। पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। कैनाल इरिगेशन नहीं, नहर में पानी बह रहा है, उसमें से कुलाबा लगा के खेत में पूरा पानी ले जाओ। उसके बजाय मध्य प्रदेश ने भी प्रेशराइज पाइप की प्रणाली अपनाई है। पाइपों में भर के पानी लाओ और एक आउटलेट किसान को दे दो, जहां ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम लगा के वो अपने खेत में बूंद बूंद पानी दे। एक एक बूंद कीमती है, कम पानी में ज्यादा सिंचाई। ऑलराइट, तो वो 10 बड़ी बातें हैं जो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने कही और वो इन्होंने 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स में कहा और वो आपने यहाँ पर एक्सक्लूसिव सीएनबीसी आवाज़ पर सुना भी। हमारे साथ अब यहाँ पर आईसीएफए के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान हैं। मिस्टर खान, आप भी वहाँ पे थे, आप ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, और काफ़ी डिटेल्ड में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि किस तरह का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और क्या कुछ यहाँ पर करने की एक्सपेक्टेशन है। अगर एक एक चीज़ वहाँ पर लेके चलें और जो टॉप 10 चीज़ें उन्होंने कही उसमें से अगर हम 2-3 पर भी यहाँ पर बात कर सकें। एक तो उन्होंने
कहा कि इंडिया अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के अलावा वर्ल्ड फूड बास्केट बनने की तैयारी में भी है, उसके लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंसी की बातें काफी समय से कर रहे हैं, काफी सारे सेक्टर्स जैसे कि वो चाहे पल्सेस है या एडिबल ऑयल है, यहाँ पर नेशनल मिशन में शायद और पुश यहाँ पर इस बजट में आता हुआ देखेंगे भी। देखिए, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बड़ी है, लेकिन उसके लिए पहले तो अपने चैलेंजेस से डील करना है जी। एंड चैलेंजेस पे कई बार बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है और उस दिन भी कृषि मंत्री जी ने बड़े विस्तार से बात रखी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, लेकिन उससे निपटने के लिए बहुत सारे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जिन पे भी चर्चा बड़े डिटेल में हुई थी जी। सही है, तीसरी बार सरकार बनी है और 5 साल की एक स्टेबिलिटी और एक 5 साल का एक फ्रेश टेन्योर, जिसमें जो चीजें अब तक नहीं हो पाई उस पर करने की जरूरत है। और शिवराज सिंह चौहान जी को क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का दोनों का जिम्मा मिला, इसका मतलब किसान का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी उन पर है। अनुभवी नेता है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो अब इनके साथ में जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है इनकी बात वित्त मंत्रालय भी सुनेगा, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी ठीक से सुनेगा। तो कृषि में बड़े लेवल की चीजें करने की जरूरत आ पड़ी है और करने की क्षमता अब देश के सामने है, और जो नेता लीड कर रहा है उसमें करना क्या है। तो आपका बेसिक पॉइंट था वो ये है कि माइक्रो इरिगेशन की बात की है, तो माइक्रो इरिगेशन को आप अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सेंट्रल कंपोनेंट है प्रिसीजन एग्रीकल्चर सिस्टम का। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर सिस्टम इज द की अप्रोच जिसमें आपको कॉस्ट घटानी है, खेती की क्वालिटी बढ़ानी है, ठीक है, इनपुट्स का मिनिमम यूज करना है, इको प्रोडक्शन अपनाना है एंड ओवरऑल जो फार्मिंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है। तो एक तो ये हो गया जिसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के नाम से, लेकिन प्राइमरीली जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके एंड सेंट्रल कंपोनेंट माइक्रो इरिगेशन का ये अल्टीमेटली प्रिसीजन एग्रीकल्चर सिस्टम जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से भी डील करने में मदद करेगा, क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा, कॉस्ट भी घटाएगा, और इसलिए जो हमारा एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, जो ट्रेड में हमको डिसएडवांटेज है, उसमें भी एनेबल करेगा। सो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट सीड प्रोडक्शन का जी। इंडिया जी, और जैसे मिस्टर खान उन्होंने बोला कि सीड और टेक्नोलॉजी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाते हुए। हम जानते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी सारी क्रॉप्स में वर्ल्ड लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे उन्होंने कहा कि 100 नई सीड वैरायटीज़ पे काम जारी है, बहुत जल्दी लॉन्च भी किया जाएगा। तो कौन से सीड्स, क्या अगर कुछ डिटेल्स आपके पास हों, और आपको क्या लगता है कितना पुश मिलेगा इससे? देखिए, सबसे ज्यादा फोकस तो पल्सेस पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑयल सीड है उस पे, लेकिन तीसरा जो बड़ा है वो है माइक्रो मिलेट्स का। और सबसे ज्यादा अभी सडनली जो अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन हुआ है वो एज ए सिल्वर बुलेट टू एड्रेस मेनी टॉकिंग अबाउट एंड द कंट्री जो फेस कर रही है। लेकिन जो वेजिटेबल्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रहे हैं, वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। ग्रेन्स में क्योंकि ग्लोबल मार्केट हमारे लिए बढ़ रही है, तो उसमें भी तो चल रहा है, पल्सेस भी चल रहा है, मस्टर्ड भी चल रहा है। तो आप एक रास्ते अगर देखेंगे तो उन सब में काम चल रहा है। मुझे लगता है जहां पे की है वो ये है, नंबर 1 कि R&D पे इन्वेस्टमेंट एज ए पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जीडीपी घटता जा रहा है। 1.1% हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम घट के फिर 0.6% रह गया है जी। सिर्फ देशों में 1% के ऊपर है सभी का। तो हमको ये 0.6 से बढ़ के, तो उस दिन वित्त मंत्रालय की बैठक में भी बड़ा इंफेटिक तरीके से हम लोगों ने कहा था कि करंट चैलेंजेस, जो फ्यूचर के कृषि के चैलेंजेस जो है वो टेक्नोलॉजी के सोल्यूशन से ही दूर होंगे, और इसलिए R&D पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। 9,500 करोड़ का ICR का बजट है, वो ले जाना पड़ेगा आपको 20,000 करोड़, और बड़ा मीडिया ने उसको कवर भी किया। तो एक तो ये है। दूसरा, सिर्फ पब्लिक सिस्टम के R&D से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 100 साइंटिस्ट मिलकर जितनी वैरायटी निकालते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैदराबाद में सीड कंपनी में एक सर्कुलेटिंग साइंटिस्ट उतनी निकाल लेता है। यानी वो फुल टाइम भी साइंटिस्ट नहीं एक कंपनी के साथ में, वो दिन में 2-3 कंपनी के वहां जाता है, जैसे वो डॉक्टर्स होते हैं, अपना टाइम देते हैं। आइडिया ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जब तक ये नहीं होगा तो मार्केट पर्सपेक्टिव उसका नहीं आ पाता है, जो फाइनली कमर्शियलाइजेशन सक्सेस करता है। तो ये एक बड़ी चीज है कि इसको हम भी टेकअप करेंगे स्ट्रांगली कृषि मंत्री जी के साथ में,
क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इसको कराने की बड़ी सख्त जरूरत है। और सीड इंडस्ट्री को तो इंसेंटिवाइजेशन करने का है, उसमें भी सीड इंडस्ट्री बड़े वक्त से इस बात को कह रही है कि जीएसटी नील है लेकिन जीरो नहीं है। तो अब उसको नील से जीरो करवाना है, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप कहेंगे ये तो नील और जीरो एक ही बात होती है, वो एक बात नहीं है, क्योंकि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता उसमें। नील में इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता और जीएसटी जीरो करने पे इनपुट क्रेडिट मिलता है। तो ये बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, लेकिन दिस होल्ड्स अ मीनिंग। दूसरा, आईटी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। तो वो चीजें जो एक क्लेम कर सकती है सीड इंडस्ट्री, वो करना चाहिए। तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ानी हो। चौथा, मैन पावर पे पूरा जा रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का बजट, रिसर्च करने के लिए जो बजट की जरूरत है वो इसका मतलब बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सब है। पांचवा जो इसमें डायमेंशन है वो ये है कि दुनिया में 18 या 19 इस टाइम पे सीजी के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनमें एक इंडिया में है, इग्रीसेट हैदराबाद में जी। ये साथ में कोलैबोरेट करने की जरूरत है। जैसे सीमेंट जो है मेज का, वो मैक्सिको में है, इसका जो इरी है वो फिलीपींस में है, राइस का जो कार्डा है वो सीरिया में, तो ऐसे लाइफ स्टॉक का कीनिया में। तो जहां जहां दुनिया में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके साथ रिसर्च कोलैबोरेशन करना जरूरी पड़ेगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड पब्लिक इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ये दो, टैक्स इंसेंटिवाइजेशन करना, बजट बढ़ाना आरएनडी का, ये सब चीजें जो है जो हमको एक सक्सेसफुल रिजल्ट ओरिएंटेड आरएनडी की तरफ बढ़ाएगी। जी जी हाँ, एब्सोल्युटली। आपने बहुत ही एग्जॉस्टिवली बताया है कि यहाँ पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और जो रोड मैप यहाँ पर कृषि मंत्री जी ने रखा है वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेके आना होगा, और उसके बाद ही ये हो पाएगा। और जैसे आपने कहा, ऑफकोर्स जी मनीषा जी, सीड फॉरवर्ड कर दूं कि 16 से 18 अक्टूबर को हैदराबाद में सीड वर्ल्ड कांग्रेस हम लोग होस्ट कर रहे हैं जी। पहले 2019 में हम लोगों ने किया था, बेंगलोर में 20 में करना था, कोविड की वजह से डिस्टर्ब होगा, वो फिर 4 साल तक डिस्टर्बेड रहा। तो पूरी दुनिया एक्सपर्ट, उसमें जो आपसा है, इसे पैसिफिक सीड एसोसिएशन, वो हमारा कोलैबोरेटर है, अफ्रीका सीड एसोसिएशन वो कोलैबोरेटर है, इंटरनेशनल सीड फेडरेशन कोलैबोरेटर है, एंड दोनों ने एसोसिएशन सो बड़ी है। तो उसमें सीड पे पूरा फोकस होगा, कैसे इंडिया नंबर 1 सीड अपने किसानों को सस्ता और अच्छा अवेलेबल कराए, 2 जो सीड की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज उनको टैप करें, 3 जो आरएनडी को एक्सेलरेट करना है, और एक्सेलरेट करना है थ्रू कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। कोलैबोरेटिव प्रोसेस में दोनों प्राइवेट सेक्टर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, तो यानी कि काम यहाँ पर हो रहा है, और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अक्टूबर में फिर से है सीड्स के ऊपर भी, और वो बेसिक चीज़ है यहाँ पर, और बहुत समय से हमने टेक्नोलॉजी यहाँ पर मूव इन होते हुए नहीं देखी है। मैं कॉटन के कुछ फार्मर से भी बात कर रही थी, उनका भी ये मानना है कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट उनके बीज भी नहीं है। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में यहाँ पर जो सीड टेक्नोलॉजी है उसको पुश करना होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस्टर खान ने यहाँ पर करी है वो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की। जो प्राइवेट ट्रेड कहता है कि अगर सरकार की नीतियाँ स्टेबल लॉन्ग टर्म हो तो ही वो प्राइवेट में यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज जो नी जर्क रिएक्शन है, जो सब्सिडी है, उनके चलते शायद उनका पार्टिसिपेशन यहां पर बहुत स्ट्रांग नहीं रह पाता। लेकिन ऑफ कोर्स बजट एक इंपॉर्टेंट टाइम होगा यहां पर वो सब वॉच करने का। मिस्टर खान एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और उन तमाम चीजों को यहां पर हमारे साथ आर्टिकुलेट भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लेकिन जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा। उनसे जानेंगे कि पल्सेस को लेकर अब यहां पर क्या सेंस है। बात अब यहाँ पर करेंगे बैम्बू की, जहाँ पर हमने अच्छे खासे मूव्स आते हुए देखे हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक बातचीत भी हुई है, और आपको याद दिला दें कि 15th लीडरशिप अवार्ड जो थे दिल्ली में, यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम श्री शिंदे ने यहाँ पर बैम्बू के बारे में बात भी करी। और पहले वही सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनके हिसाब से बैम्बू आगे जाकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र ने इसको अपने बजट में इंक्लूड किया है, लैंड एलोकेशन के लिहाज से और सब्सिडी के भी हिसाब से। आइए सुनते हैं। लेकिन इनके साथ एक 5वीं चीज जरूरी है, और वो है कृषि का द्विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। केवल परंपरागत फसलें नहीं, परंपरागत फसलें जरूरी है, जितनी अनाज की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। हम कल एक्सपोर्ट भी करें। अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दलहन मिशन बनाया है। दलहन हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर निर्भरता समाप्त हो, इसकी विशेष योजना बनाई गई है, और विशेषकर 3 दालें, तूर, मसूर और उड़द,
जितनी किसान पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार, भारत सरकार खरीदेगी। रोटी, कपड़ा और मकान बनाने की ताकत बांस में है। एक व्यक्ति को साल भर में 280 किलो ऑक्सीजन लगता है और बांस का एक पौधा 320 किलो ऑक्सीजन देता है। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कार्बन है और बांस दुनिया के सभी वृक्षों से 35% अधिक कार्बन सोखता है, एब्सॉर्ब करता है और टेम्परेचर भी कम करता है, यानी आम के आम और गुटली को दाम भी। इसलिए हमारी सरकार ने ग्रीन गोल्ड बांबू 21 लाख हेक्टेयर में जमीन पर लगाने का फैसला किया है। 1 हेक्टेयर बांस लगाने के लिए किसान को हमारी सरकार 7 लाख रुपया सब्सिडी दे रही है 1 हेक्टेयर में। राइट, क्लाइमेट चेंज और ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर, और बैम्बू ने यहाँ पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्थान भी बनाया है। हमारे साथ अब पाशा पटेल जुड़ चुके हैं। पाशा जी नमस्कार। क्लियरली बैम्बू की चर्चा यहाँ पर हमने सभी तरफ से आते हुए देखी है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं या फिर गडकरी जी हैं, शिवराज चौहान जी हैं, सभी ने यहाँ पर बैम्बू को काफ़ी पुश किया है और आप उसकी कोर कमेटी में भी हैं। कैसे देखते हैं आप यहाँ से अब अगला स्टेप? महाराष्ट्र ने तो अनाउंस कर दिया, लेकिन आपको लगता है इस बजट में भी हम यहाँ पर कुछ सुनेंगे? देखिए, बजट, महाराष्ट्र के बजट में 1,20,000 हेक्टेयर नंदुरबार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉरेस्ट की जो जमीन आदिवासी लोगों को दी गई है, वहां पे बांस का प्लांटेशन करने का निर्णय बजट में डिक्लेयर किया है सरकार ने। मनशा जी, मैं आपके माध्यम से सारे दुनिया को ये बात बताना चाहता हूं कि अब कार्बन 422 ppm हो गया है। कार्बन रहना चाहिए 350 ppm, 422 हो गया है। और आईपीसीसी की रिपोर्ट को अगर देखा गया तो 350 के बाद इंसान का पृथ्वी पे रहना नामुमकिन है। इस विषय में अगर कुछ करना है तो 3 चीजें करना चाहिए। एक तो पौधा लगाना चाहिए। पौधा कौन सा लगाएंगे? जो जल्दी बढ़े और जो मल्टी यूज हो। बांस एक ऐसी चीज है जो फास्टेस्ट ग्रोथ है और मल्टी यूज है। मानव जाति को अगर बचाना है तो कार्बन कम करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बड़ा करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा, बिजली बनाने में कोल का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। 2015 में पेरिस में जब हम दुनिया के सारे विद्वान लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने सारों ने कहा है कि कोल बेस्ड थर्मल जब तक बंद नहीं होंगे तब तक हमारा भविष्य नहीं है। एब्सोल्युटली। तो पाशा जी, महाराष्ट्र की तरफ से तो हमने एक जोरदार पुश आते हुए देखा है और आप उसमें काफी हद तक इंस्ट्रूमेंटल भी रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि नेशनल लेवल पे यहां पर कुछ आता हुआ दिखेगा? मैडम, मैं आपको भारत सरकार की ओर से एक शब्द देना चाहता हूं। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान जी और पीयूष गोयल जी के माध्यम से और नितिन गडकरी जी के माध्यम से ये महीने में सारे देश भर में ऐसा कुछ चमत्कारिक निर्णय भारत सरकार भी लेगा, इसकी मुझे पूरी आशा और जानकारी है। इसलिए अब ये मसला सिर्फ महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है। महाराष्ट्र ने तो काम किया ही किया है। देश और दुनिया को रास्ता बताने का काम हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किया है। अब ये एकनाथ शिंदे जी को पूरा देश और दुनिया फॉलो करेगी, ऐसी सिचुएशन अब तैयार हो चुकी है। क्योंकि मानव जात बचाने का रास्ता ही कुछ, अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। एक ही रास्ता खुला है, वो है 20% वृक्ष जल्दी से जल्दी बनाओ। क्यों? तो एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि टेम्परेचर का युग खत्म हुआ है, बर्निंग शुरू हुआ है, क्विक एक्शन की जरूरत है। और क्विक एक्शन यानी पौधे क्विक लगाना है और क्विक कोयला जलाना बंद करना है। तो ये दोनों चीजें भी महाराष्ट्र की सरकार ने किया। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को एग्रीकल्चर टुडे नाम की जिस संस्था के 10 साल स्वामीनाथन जी अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनको कुरियन जी को पुरस्कार मिला है, स्वामीनाथन जी को पुरस्कार मिला, राजनाथ जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, शरद पवार जी को, और अब उस लिस्ट में जाके बैठे एकनाथ शिंदे जी। हाँ, तो ये जो मानव जात बचाने का जी पाशा जी, वो वहां पे थे, आप भी थे, मैं भी थी, और काफी बेहतरीन वो प्रोग्राम था और क्लियरली काफी लंबी चौड़ी बातें वहां पर बांस को लेकर की गई हैं। और ऑफ कोर्स इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप इसको लगातार पुश करते रहे हैं। आपको बैम्बू मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जैसे आपने
कहा अब इंतजार यही होगा कि जैसे आपने कहा कि नेशनल लेवल पे इस महीने के अंत तक हम यहाँ पर कुछ सुनता हुआ देखेंगे बैम्बू के लिहाज से। मुझे मालूम है आप एक कॉन्फ्रेंस में हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया स्टेप आउट करने के लिए और हमसे बात भी करने के लिए। तो ये तो बात हुई बैम्बू की, जहां पर भी काफी सारी कॉन्वर्सेशन है। अब चलेंगे फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा जी के पास। सुनील जी नमस्कार। काफी चीजें अब कही जा रही हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर, और बाजार का मानना है, स्ट्रीट का मानना है कि हम एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और नई नीतियां, लॉन्ग टर्म नीतियां अब इस शायद बजट में आता हुआ देखेंगे। अभी तो मोदी 3.0 की शुरुआत हुई है, अगले 5 साल का विजन यहाँ पर शायद बहुत जल्दी रखा जाएगा। जहां तक दालों की बात है, और जैसे शिवराज चौहान जी कह रहे थे कि दालों का बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, भाव ऊपर रह चुके हैं, सेल्फ सफिशिएंसी करनी है, स्पेशली तुअर, मसूर, उड़द में एमएसपी पे खरीदारी होगी, नहीं तो वो गैप स्टॉप किया जाएगा। सब कुछ यहां पर सरकार करने को अब दालों में तैयार है। आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है ये सब करने के लिए क्या नीतियां बनानी पड़ेंगी? मनीषा जी, मुझे याद है जब नई सरकार ओथ ले रही थी और दोनों मंत्री जब चुने गए थे, तो आपने मुझे कहा था कि आपको क्या लगता है अब कैसी नीतियां बनेगी। तो मैंने कहा था कि हमेशा हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो बैलेंस बनाने में रही है कंज्यूमर और किसानों के बीच में। उस बैलेंस बनाने के चक्कर में हम जो है लॉन्ग टर्म नीति नहीं बना पा रहे हैं। तो अभी मेरे को ये खुशी है कि पहली बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने सारे जो पॉइंट है वो पॉइंट कवर किए हैं, पॉइंट समझे हैं, जो कि किसानों को हम केवल आय जो है हम केवल एमएसपी बढ़ा के नहीं दे सकते, बल्कि हमें उनका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और हमें उनको दूसरी खेती क्या कर सकते हैं उनके लिए हमें एजुकेट करना होगा। ये 2 चीजें हम जब तक नहीं करेंगे, तीसरा हम केवल अब नारे लगाने का टाइम चला गया। मुझे लगता है हम केवल ये नहीं कह सकते कि हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारी वेदर कंडीशन नहीं है, हमारे बारिश पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ये सब चीजें कहने से काम नहीं हुआ। इन पे हमें काम करना पड़ेगा। हमें बार बार मैं आपके चैनल में कहते हैं हमें नदियां जोड़ने का काम करना पड़ेगा, ताकि बरसाती नदियां जो खेती को नुकसान करती है वो नुकसान नहीं करे, बल्कि सिंचाई के जरूरत हमें वो पानी काम आए, उसके लिए हमें काम करना होगा। हमें बढ़िया बीज देने होंगे। मैंने बार बार ये कहा है कि हमारा प्रोडक्शन जो है दालों को केवल 8 क्विंटल का है, जबकि बाहर 12 से 16 क्विंटल है। तो हम यदि प्रोडक्शन ही यदि पर हेक्टर हम बढ़ाते हैं, तो हम पल्सेज का जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन 230 से 240 लाख होता है, वो हम 360 से 370 तक ले जा सकते हैं, जो कि हमारे देश के लिए जो कि न केवल हमारे देश के लिए काफी होगा, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि हम पहले मसूर का एक्सपोर्ट करते थे, आज हम मसूर का इंपोर्ट करने वाले देश बन गए हैं। पहले हम दालों का इंपोर्ट मूंग का भी करते थे और बेसन का भी करते थे, लेकिन आज हमारी हालत ये हो गई कि हम पल्सेज का इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। आई नो सुनील जी, वो बहुत साल पहले की बात नहीं है जो आप ये कह रहे हैं। आई थिंक 3-1 साल पहले ही हम ये सब काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरह का मौसम रहा, सरकार के पास बफर स्टॉक नहीं, और ये सब चेंजेस भी हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। लेकिन अगर बजट से एक टॉप चीज़ निकल के आती हो और सभी को बहुत एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो आपको क्या लगता है क्या देखने को मिलेगा? हमने एक काबुली चने में स्टॉक लिमिट जाते हुए देखी, एक्सपेक्टेशन है कि नेशनल मिशन यहाँ पर कुछ निकल के आएगी दालों के लिए, कुछ बड़ा यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डॉक्टर खान ने जैसा कहा कि हमें आशा है कि शिवराज सिंह जी जो कि फार्मर के हितैषी हैं और वो पीएमओ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर को समझा सकते हैं और अपनी योजना को लागू करा सकते हैं, ये हम केवल आशा कर सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने पॉइंट जो शिवराज सिंह जी ने अभी जो आपने वीडियो दिखाया था और जो पॉइंट उन्होंने कवर किए, वो पॉइंट पर यदि पूरी तरीके से काम हो, ईमानदारी से काम हो, तो मुझे लगता है कि हम न केवल किसानों के लिए बल्कि देश के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या अभी भी 40% किसानों पर निर्भर है और किसान ही कंज्यूमर भी है। तो यदि हम देश का विकास करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का विकास करना होगा और न केवल खेती का विकास करना होगा बल्कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट जो इंडस्ट्री है उसका भी विकास करना होगा। उनका बढ़ोतरी कैसे होए, वो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में आए, इनको भी हमें देखना होगा। तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि हमें कंज्यूमर, इंडस्ट्री और किसान तीनों के हितों की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें काम करना होगा। एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही कहा यहाँ पर कि किसान, एग्रीकल्चर और जो डिपेंडेंट्स हैं जिनको ना हम किसान के तौर पर देखते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देना होगा और इंश्योर करना होगा कि जो खेती है वो प्रॉफिटेबल बने और सभी को यहाँ पर बेहतर रिन्यूमरेशन मिले, और उसके बाद ही हम यहाँ पर कह पाएंगे कि एग्रीकल्चर एक यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज सुनील जी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों को समझाने के लिए भी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।